नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। जगदीप धनखड़ के अचानक उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देकर सबको चौंकाया। सेहत का दिया हवाला, राष्ट्रपति ने किया इस्तीफा मंजूर। इधर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने उठाए सवाल। वोटर लिस्ट रिवीजन मामले पर दिल्ली से बिहार तक सियासी उबाल। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा। विपक्ष ने संसद के मकर द्वार पर किया विरोध प्रदर्शन। बिहार विधानसभा के अंदर और बाहर भी विपक्ष का हंगामा। दिल्ली में मार्च 2026 तक जारी रहेगी मौजूदा ईवी पॉलिसी। दिल्ली कैबिनेट की बैठक में फैसला। सभी स्टेक होल्डर से चर्चा के बाद आएगी नई ईवी पॉलिसी। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में छोड़े दुकानदारों को नोटिस से राहत देने पर हो सकता है विचार। सूत्रों के मुताबिक यूपीआई से पेमेंट लेने वालों को मिल सकती है राहत। सरकार बढ़ा सकती है ट्रांजैक्शन लिमिट। सेंसेक्स वीकली एक्सपायरी पर दायरे में बाजार। सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में दिखा दबाव। पीएसयू बैंक, रियलिटी, फार्मा इंडेक्स गिरकर बंद। थल सेना की और बड़ी ताकत। आधुनिक युद्ध तकनीक से लैस अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की पहली खेप अमेरिका से पहुंची भारत। हिंडन एयरबेस पर उतरे 3 हेलीकॉप्टर। कावड़ रूट के ढाबों पर क्यूआर कोड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार की बड़ी जीत। कोर्ट ने क्यूआर कोड जरूरी रखने के फैसले को रखा बरकरार। होटल और ढाबा मालिकों को क्यूआर कोड के जरिए बतानी होगी अपनी पहचान। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस। महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती। 24 जुलाई को होगी सुनवाई। बुलेटिन में सबसे पहले बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कल अचानक इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया। हालांकि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है। अपने इस्तीफे में उन्होंने कहा कि मेडिकल सलाह के मुताबिक अब वो अपनी सेहत पर ध्यान देना चाहते हैं। धनखड़ के इस्तीफे में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मोदी और मंत्रियों का आभार जताया गया। वहीं आज उनका इस्तीफा राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी धनखड़ के इस्तीफे पर एक्स पर पोस्ट लिखा। प्रधानमंत्री ने लिखा कि धनखड़ जी ने कई भूमिका में देश की सेवा की है। पीएम ने यह भी लिखा कि वो धनखड़ जी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। लेकिन विपक्ष धनखड़ के इस्तीफे पर सवाल उठा रहा है। डिटेल्स लेते हैं वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, बताइए क्या पूरा अपडेट है? ये जो सरप्राइज इस्तीफा दिया गया है, इसे लेकर सियासी गलियारों में किस तरह की हलचल है? देखिए, वैसे तो सदन के भीतर बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के मुद्दे पर काफी ज्यादा हंगामा रहा, लेकिन सदन के गलियारे में या फिर कहें कि संसद के बाहर सबसे ज्यादा नेताओं के बीच में जो चर्चा का विषय रहा वो था उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा होना। अचानक कल रात उनके तरफ से ट्वीट होता है, इस्तीफे की चिट्ठी आती है और सुबह होते होते राष्ट्रपति उस इस्तीफा को स्वीकार कर लेती हैं और फिर उसका एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाता है। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके शुभकामनाएं दी और साथ ही साथ उन्होंने बताया भी कि जगदीप धनखड़ साहब को अलग अलग कई मौके पर देश की सेवा करने का अवसर वहां पे मिला है। लेकिन जगदीप धनखड़ ने अपने इस्तीफे में सबसे ज्यादा जोर इस बात पर दिया कि उनकी सेहत अच्छी नहीं थी, डॉक्टर ने उनको आराम करने की सलाह दी थी, इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन विपक्षी पार्टियां जगदीप धनखड़ के इस दलील को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश ने कल के पूरे घटनाक्रम का जिक्र किया जिसमें बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हो रही थी और उस बैठक में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मंत्रियों का नहीं आना और फिर बाद में चलकर जगदीप धनखड़ का इस्तीफा होना, इसको साथ में जोड़ करके देख करके इस पर सवाल उठाएं कि आखिर इस्तीफा क्यों हुआ। ऐसे ही कई सारी विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस की तरफ से नेताओं ने बयान दिया और उन्होंने जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर हैरानी जताई और उस पर पर्दा हटाने की मांग की। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस पर बिल्कुल चुप है, साफ तौर से कहती है जो जगदीप धनखड़ साहब ने कहा है अपनी चिट्ठी में वही है, यानी सेहत की वजह से वो काम बहुत समर्थ नहीं थे करने में, इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन अब भी इसको लेकर चर्चा काफी जोरों पर है। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं आपको बता दें, शिवसेना यूबीटी के सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि धनखड़ जी का इस्तीफा चौंकाने वाला है। उन्होंने ये भी कहा कि जब वो सदन का संचालन कर रहे थे तब तक सब कुछ ठीक था। जहां तक स्वास्थ्य कारणों की बात है वो सच नहीं है, इसके भीतर बहुत बड़ा सस्पेंस है जिसकी जांच जरूरी है।
और उनका इस्तीफा आप अगर पढ़ोगी तो उन्होंने लिखा है स्वास्थ्य के कारण मैं दे रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी बहुत कुछ बोलती है, स्वास्थ्य नहीं है, उनका स्वास्थ्य बिगड़ा होगा ऐसा लगता है, क्योंकि पिछले महीने कभी सुना नहीं हमने। 2 नंबर की पद है वो, देश क्या महामहिम राष्ट्रपति जी के बाद में उपराष्ट्रपति जी है, वो इस्तीफा देते हैं, शायद की वजह बताते हैं, सही नहीं लगता, विश्वास भी नहीं लगता। और ये जो कुछ हो रहा है उसके पीछे बहुत कुछ सस्पेंस है, वो उसकी जांच है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता रवि किशन ने जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर सवाल खड़े करने वालों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कब किसका खराब होगा ये कोई नहीं जानता। कब कौन से पल आदमी बीमार होता है, सुबह क्या है शाम को क्या, वो नहीं लोग बोलते हैं। अभी तो बात कर रहे थे, तो ऐसा नहीं है। उनको डॉक्टर ने कहा कि भाई यू नीड टू रेस्ट, ये समबडी वांट्स टू रेस्ट। उस पर भी राजनीति, किसी का शरीर गवाह नहीं कर रहा है। डॉक्टर ने कहा होगा, कोई रिपोर्ट आई होगी, कोई मेडिकल जांच हुई होगी, डॉक्टर ने कहा होगा जस्ट टेक केयर, यू नीड टू रेस्ट, सो समबडी इज रेस्टिंग। अब उस पर भी आप राजनीति कर रहे हैं, मतलब हद हो गई। राजनीति का लेवल दिन ब दिन नीचे गिरता जा रहा है। तो आखिर धनखड़ को हुआ क्या, अचानक उन्होंने क्यों दिया इस्तीफा और विपक्ष इस पर सवाल क्यों खड़े कर रहा है? आज आवाज अड्डा में हम इसी पर ही खास चर्चा करेंगे। धनखड़ सेहत पर सियासत क्यों? चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली से लेकर पटना तक विपक्षी दल सदन के अंदर और बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में संसद परिसर में विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत विपक्षी नेता प्रदर्शन में शामिल हुए। दूसरी तरफ बिहार में भी जमकर हंगामा देखने को मिला। विधानसभा और विधान परिषद दोनों जगहों पर विपक्ष ने नारेबाजी की। विधानसभा और विधान परिषद के बाहर आरजेडी और कांग्रेस के विधायक हाथ में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। विपक्षी दलों के विधायक बीजेपी पर चुनाव आयोग के बहाने वोट का अधिकार छीनने का आरोप लगा रहे हैं और साथ ही साथ वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर विपक्षी सांसदों ने बड़ा हमला भी सरकार पर बोला है। वो कह रहा है कि ये सबको सही हो रहा है, सही नहीं हो रहा है, ये लोकतंत्र का कत्ल है और हम इसी के लिए हम बार बार बोल रहे हैं कि ये एकदम गलत है जो कर रहे हैं। लोकतंत्र का कत्ल है और हम इसी के लिए हम बार बार बोल रहे हैं कि ये एकदम गलत है जो कर रहे हैं। साथ ही आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन मामले पर सरकार पर हमला बोला। आप बताइए, जो बिहार का सबसे बड़ा अगर लोकतंत्र का अगर कोई मंदिर है तो बिहार विधानसभा है और लोकतंत्र की जननी बिहार है। अगर वहीं से लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है तो हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, चाहे अध्यक्ष महोदय हो, सब लोग वोटर जो है, जनता जो है, मालिक जो है वही चुनते हैं। जब उनका ही अधिकार छीन लिया जाएगा वोटर देने का, तो हम लोगों का यहाँ रहने का क्या मतलब रह जाएगा? हम लोग तो उन्हीं की बात को उठाते, जनता की बात को उठाते, और जनता के कई लाख वोटरों का अगर नाम काट दोगे तो ये चलने वाला नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी ने विपक्ष के हंगामे पर हमला बोला। अब ये संविधान के साथ क्रूर मजाक कर रहे हैं, संवैधानिक व्यवस्था के साथ ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। संविधान ऐसे नहीं चलता है। संवैधानिक व्यवस्था का मतलब, विरोध करने का मतलब है गुंडागर्दी करना, टेबल पटक देना बिहार विधानसभा में, और मकरध्वज पे हंगामा खड़ा करना। अगर संवैधानिक व्यवस्था है, वो क्या कर रहा है? मैं पूछना चाहता हूं, विपक्ष के लोग बहस करें, बहस के लिए हम तैयार हैं। लोकसभा में करें, राज्यसभा में करें, विधानसभा में करें, जहां भी करें, सरकार तैयार है। लेकिन जिस तरह दोनों सदन में SIR के बारे में विरोधी दल के लोगों ने काला कपड़ा पहनकर विरोध जताया, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट तौर पर कहा है, किसी भी पिछड़े, दलित समाज या कोई सामान्य जो भारत का नागरिक है, वो किसी का मतदाता सूची से नाम नहीं कटेगा।
चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं शेयर बाजार की। सेंसेक्स वीकली एक्सपायरी पर दायरे में बाजार रहा। सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग हुई। सेंसेक्स 14 पॉइंट गिरा तो वहीं निफ्टी 30 पॉइंट फिसलकर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में दबाव दिखाई दिया। पूरी डिटेल्स दे रही हैं कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन बाजार की बात करी जाए तो हमें कंप्लीटली एक फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली है। निफ्टी में एक फ्लैट क्लोजिंग है, सेंसेक्स में एक फ्लैट क्लोजिंग है। मिड कैप हालांकि यहाँ पे जो पेन है वो ज्यादा बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है और सेंसेक्स में भी आज एक फ्लैट क्लोजिंग ही देखने को मिली है, क्योंकि आज मार्केट में काफी सारी अर्निंग्स आई थी, उसका रिएक्शन सीधा सीधा यहाँ पे देखने को मिला है। कल की अर्निंग्स का रिएक्शन आज स्टॉक्स में देखने को मिला है। आइए देखते हैं कि निफ्टी के जो बढ़ने वाले शेयर्स है वो किस तरीके से आज उन्होंने परफॉर्म किया है। इटर्नल नंबर्स आए थे कल, नंबर्स के बाद यहाँ पे शानदार तेजी देखने को मिली है। ब्लिंकिट की तरफ से जो रेवेन्यू में बढ़ोतरी आई है उसका सीधा सीधा इंपैक्ट देखिए नंबर्स में देखने को मिल रहा है। एचडीएफसी लाइफ 2% के तेजी यहाँ पे देखने को मिली। टाइटन खबरों के लिहाज से यहाँ पे करीबन 1.25% का इजाफा और हिंडाल्को में करीब 1% की बढ़त आज के सत्र में देखी गई है। लूजिंग पॉकेट में बात कर लेते हैं। श्रीराम फाइनेंस 2.5% की कमजोरी, आयशा मोटर्स 2%, अडानी पोर्ट्स 2% और टाटा मोटर भी यहाँ पे 2% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। मिड कैप की तरफ नजर डाली जाए तो एनएलसी इंडिया करीबन 5% के गेन्स यहां पे देखने को मिले हैं। एमआरपीएल 4%, पेटीएम 0.25% की तेजी और टाटा केमिकल भी करीब 3% की बढ़त के साथ आज के सत्र में बंद हुआ है। लूजिंग स्ट्रीक में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में करीबन 4% की हमें कमजोरी देखने को मिली है और बिंदु फार्मा 3.5%, सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन खबरों के लिहाज से भी ये काफी ज्यादा फोकस में था, करीबन 3% की कमजोरी और जुबिलेंट फूड भी करीब 3% की कमजोरी के साथ आज के सत्र में बंद हुआ। ओवरऑल मार्केट का जिस समझा जाए तो आज हमें कंसोलिडेशन मार्केट में देखने को मिला और फ्लैट क्लोजिंग मेजरली देखने को मिली है। जोमैटो की पेरेंट कंपनी इटर्नल का शेयर लाइफ टाइम हाई पर है। लगातार दूसरा दिन है जब शेयर में तूफानी तेजी देखने को मिली है। जून तिमाही के मजबूत नतीजे और मैनेजमेंट की पॉजिटिव कमेंट्री से इसका जोश हाई है। इटर्नल के नतीजों में ऐसा क्या हुआ जिससे बाजार खुश हुआ, बता रहे हैं मंगलम मालूम। तो अगर आप इटर्नल के नंबर्स देखें, कल अगर जो रिपोर्टेड नंबर्स थे कंपनी के 70% रेवेन्यू ग्रोथ, 35% एबिटा में डिक्लाइन और 90% नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन, तो लोग कहेंगे कि 90% किसी कंपनी का प्रॉफिट गिर गया और उसके बावजूद स्टॉक 15% चल गया। तो मैं कहूँगा बिल्कुल, क्योंकि उसके जो इंटरनल्स थे, इटर्नल के इंटरनल्स काफ़ी अच्छे थे। इस बार मार्केट कैप कंपनी का जो है 3 लाख पार कर चुका है और इटर्नल के इंटरनल सबसे बड़ा ये था कि जो कंपनी के 2 बड़े इंजन हैं, एक फूड डिलीवरी जिसमें थोड़ी सी स्लो डाउन दिखने के लिए मिल रही थी ग्रोथ में, वो रुक गई है, और क्विक कॉमर्स जो ब्लिंकिट का बिजनेस है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, ओवर 150% रेवेन्यू पे। बट पिछले 4-5 क्वार्टर में कंपटीशन के तहत उसमें एबिटा लॉस जो है काफ़ी बढ़ गया था। पिछले क्वार्टर और इस क्वार्टर में वो लॉस भी कम हो गया है। तो मैनेजमेंट की कमेंट्री दोनों तरफ बहुत तगड़ी है। उन्होंने कहा कि आगे ग्रोथ बढ़ने की उम्मीद फूड डिलीवरी में, और दूसरा उन्होंने ये कहा कि ब्लिंकिट में कंपटीशन अगर अभी जैसा है वैसा ही रहा तो मार्जिन्स भी उनके बढ़ जाएंगे। ये फूड बिजनेस का जो ग्रोथ है कम हो रहा था, अब ये 16% पे सेटल हो चुका है। और यही अगर आप ब्लिंकिट में देखें, उन्होंने 150% रेवेन्यू ग्रोथ किया है और उनके पास 250 स्टोर्स उन्होंने जो है वो इस क्वार्टर में ऐड किया है। और जो ब्लिंकिट का एबिटा लॉस है वो भी नैरो होके 160 करोड़ के आसपास हो गया है, 180 करोड़ के आसपास। ये 2 पॉजिटिव्स। तीसरा जो उनका ग्रोथ ड्राइवर है वो है डिस्ट्रिक्ट। तो अगर आप देखें तो डिस्ट्रिक्ट में कंपनी ने कहा है कि ये $3 बिलियन के आसपास रेवेन्यू हो सकती है, करीबन 27-28 हज़ार करोड़ अगर आप देखें आज के डॉलर के भाव के हिसाब से, और एनुअल एबिटा $150 मिलियन के आसपास हो सकता है अगले 5 साल के आसपास में। तो ये 3 जो उनके ड्राइवर्स हैं काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। और चौथी चीज़ हम देखते हैं कंपनी का कैश। पिछले क्वार्टर में उनका कैश जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम हो गया था, इस क्वार्टर में वो बढ़ गया है। तो कैश बर्न जो है डिस्पाइट उनके ब्लिंकिट के इन्वेस्टमेंट में वो भी पॉजिटिव हो गया है। तो उनका कैश बढ़ गया है, आपका डिस्ट्रिक्ट ठीक कर रहा है, फूड डिलीवरी बढ़िया है और ब्लिंकिट भी बढ़िया है। तो जब ये सारी चीज़ें चलती है तो आप इटर्नल में सिर्फ देखते हैं कि इटर्नल अकेला ही अच्छा नहीं है, बाकी सब भी बढ़िया हैं। तो जब वो कह रहे हैं कि उनका बिजनेस अच्छा करेगा तो स्विगी क्यों नहीं? स्विगी भी 4-5% ऊपर आ गया है। स्विगी जो है करीब 45% डिस्काउंट पे ट्रेड करता है इटर्नल के। और दूसरा आप देखें तो वो उनका जो पेरेंट कंपनी है इन्फो एज, वो भी आज ऊपर है, क्योंकि इन्फो एज 13% ओन करता है इटर्नल में। तो इन्फो एज के मार्केट कैप का 40% वैल्यू आज इटर्नल में है। और फाइनली मैं उनके जो शेयर होल्डर्स लेटर है उसका एक पिक्चर दिखाना चाहूँगा आपको। वो पिक्चर इस बिज़नेस को अच्छे से दर्शाता है। उस पिक्चर में 3 चीज़ें हैं। एक, आज क्या खाओगे, जोमैटो का बिजनेस।
आज कहाँ जाओगे, डिस्ट्रिक्ट का बिजनेस, और आज क्या मंगवाओगे, ब्लिंकिट का बिजनेस। एक पिक्चर में उन्होंने अपने पूरा बिजनेस को क्लियर कर दिया, खाओगे, जाओगे, मंगवाओगे। जुलाई में अब तक एफपीआईज ने सर्विस और मेटल सेक्टर में सबसे ज्यादा खरीदारी की है। तो जुलाई में एफपीआईज ने कहां की खरीदारी और कहां की बिकवाली बता रही हैं कंचन नौटियाल। अगर जुलाई का पूरा फर्स्ट हाफ का मोमेंटम देखा जाए, यानी कि 1 जुलाई से लेके 15 जुलाई का, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कहां से खुशियां मिली है। सर्विस सेक्टर में अच्छी खासी खरीदारी जो है वो हमें एफपीआई की तरफ से होती हुई दिखाई दी है। यहाँ पे करीब 2733 करोड़ का फर्स्ट हाफ में जुलाई के अंदर आता हुआ दिखाई दिया है सर्विस सेक्टर में। इनफैक्ट मेटल और माइनिंग की बात करी जाए तो यहाँ पे भी जो मूव्स देखने को मिले हैं वो अच्छे खासे देखने को मिले हैं। इनफ्लो अच्छा खासा स्ट्रॉन्गर साइड पे आया है, लेकिन जो आईटी सेक्टर है और जो ऑटो सेक्टर है, यहाँ से जो मूड है वो थोड़ा सा बिगड़ता हुआ दिखाई दिया है। अगर दोनों के नंबर्स को कंपाइल कर दिया जाए तो करीबन 7000 करोड़ का इन दोनों सेक्टर से आउटफ्लो होता हुआ नजर आया है। आइए मैं आपके सामने पिक्चर रख देती हूं और ज्यादा क्लैरिटी के लिए। सर, ये सबसे पहले डेटा है इनफ्लो का। देखिए, जून के महीने में जहां पे हमें करीबन 60 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली थी सर्विस सेक्टर में, वहीं जो रुझान है कितना ज्यादा पॉजिटिव साइड में होता हुआ दिखाई दिया है। करीबन 2733 करोड़ की खरीदारी की गई है। माइनिंग मेटल का भी जो रुझान है वो अच्छा खासा पॉजिटिव साइड में देखने को मिला है। डबल से ट्रिपल जो है वहां पे नंबर्स हमें बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। कंज्यूमर सर्विसेज की भी बात करी जाए तो रुझान यहां पे भी ठीक ठाक देखने को मिला है, क्योंकि इसको हम कंपेयर करेंगे जून के डेटा से तो यहां पे जो रुझान था वो ज्यादा पॉजिटिव था एज कंपेयर टू जुलाई का फर्स्ट वीक। इसके बाद कैपिटल गुड्स में भी जो रुझान है वो हमें पॉजिटिव साइड में जाता हुआ दिखाई दिया है, और कंस्ट्रक्शन की बात करी जाए तो यहां पे भी जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव साइड में बना हुआ है। अब पिक्चर वो लेके आते हैं जहां पे मूड खराब हुआ है, जहां पे सबसे ज्यादा बिकवाली हुई है। देखिए, आईटी सेक्टर में जहां पे हमें जून के सेकंड हाफ में अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली थी एफपीआई की तरफ से करीबन 3500 करोड़ की, वही नंबर कितना ज्यादा पलटता हुआ नजर आया है। करीबन 5500 करोड़ की बिकवाली आईटी सेक्टर में की गई है। एफएमसीजी ने भी मूड कोई अच्छा नहीं किया है, 5000 करोड़ की खरीदारी थी और यहां से अब सीधा सीधा ये बिकवाली की तरफ आके लौट गए हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में मूड खराब है, ऑटो भी यहां पे लगाट बना है, और साथ में जो टेलीकॉम सेक्टर है यहां पे भी हमें जो है पेन देखने को मिला है। तो नंबर्स यहां पे हमें ड्रास्टिकली मूव होते हुए दिखाई दिए हैं केवल 15 दिन के अंदर। अगली खबर राजधानी दिल्ली से, जहां दिल्ली सरकार ने अपनी मौजूदा ईवी पॉलिसी को 2026 तक बढ़ा दिया है। दिल्ली कैबिनेट की बैठक में आज ये फैसला लिया गया कि नई पॉलिसी पर अभी और चर्चा की जाएगी। पूरी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रोहन सिंह। आज दिल्ली कैबिनेट ने बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया है कि जो मौजूदा ईवी पॉलिसी है वो मार्च 2026 या फिर तब तक जारी रहेगी जब तक कि नई पॉलिसी जो है वो नहीं आ जाती है। हम आपको बता दें कि कुछ समय पहले दिल्ली सरकार ने ईवी पॉलिसी का जो नई ईवी पॉलिसी है उसका ड्राफ्ट लाया था, उस पर स्टेक होल्डर कंसल्टेशन चल रहा है, लेकिन अब दिल्ली सरकार को ये लगता है कि इस पर स्टेक होल्डर कंसल्टेशन की और ज़्यादा ज़रूरत है, चर्चा की और ज़्यादा ज़रूरत है। कई सारे मुद्दों पर अभी भी स्टेक होल्डर्स में एक राय नहीं है, तो जब तक ये एक राय नहीं बन जाती है तब तक जो पुरानी पॉलिसी है वो जारी रहेगी। ये दिल्ली कैबिनेट में इस बात का फैसला किया गया है। जो नई पॉलिसी बन रही थी उसमें 2027 तक 95% जो नए रजिस्ट्रेशन है 2 व्हीलर 3 व्हीलर में उसे पूरी तरह से ईवी करने की बात थी, साथ ही इंसेंटिव्स की भी बात थी, लेकिन कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, खासतौर पे सीएनजी ऑटो का क्या होगा, या जो जिस तरीके से उन्होंने टाइमलाइन रखा है क्या उसको रिलैक्स करने की जरूरत है, इस पर अभी भी चर्चा की जरूरत है। इस पर अलग अलग स्टेक होल्डर्स बात कर रहे थे, इसलिए अब दिल्ली सरकार ने यह फैसला किया है कि जब तक ये सभी एक राय नहीं हो जाते हैं सारे स्टेक होल्डर्स, तब तक जो है पुरानी पॉलिसी जारी रहेगी। तो या तो 2026 मार्च तक या उससे पहले जब तक सहमति नहीं बन जाती है पुरानी पॉलिसी जारी रहेगी। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में छोटे दुकानदारों को नोटिस से राहत देने पर विचार किया जा सकता है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ाकर यूपीआई से लेन देन करने वाले दुकानदारों को राहत दी जा सकती है। डिटेल लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक, बताएं पूरा मामला क्या है और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे किस तरह के बदलाव किए जा सकते हैं। जी देखिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए जो तय सालाना टर्नओवर की लिमिट है उसको पार करने की वजह से जिन छोटे दुकानदारों को भी जीएसटी के नोटिस मिल रहे हैं उनके लिए राहत की खबर है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि आगामी जीएसटी काउंसिल की बैठक में छोटे दुकानदारों को मिलने वाले जीएसटी नोटिस के मुद्दे के साथ साथ सालाना टर्नओवर की लिमिट को बढ़ाने पर भी विचार हो सकता है। दरअसल इस पूरे मुद्दे पर कर्नाटक और उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों ने सेंटर से संपर्क किया है और सेंटर के साथ
सलाह मशवरा कर रहे हैं कि आखिरकार इन छोटे दुकानदारों को जीएसटी के नोटिस के जद से कैसे बचाया जा सके। दरअसल इसको लेकर एक विकल्प ये भी सोचा जा रहा है कि अगर इस जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जो टर्नओवर की लिमिट है, अगर इसको बढ़ा दिया जाता है तो बहुत सारे छोटे दुकानदार जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जद में आने से बच सकेंगे। जो प्रपोजल है उसके मुताबिक जीएसटी रजिस्ट्रेशन जब 2017 में जीएसटी लागू हुआ था, तब से सर्विस के लिए 20 लाख और गुड्स के लिए 40 लाख रुपए सालाना है। इसको बढ़ाकर डबल करने की बात चल रही है, इससे ज्यादा बढ़ाकर 50 लाख और 1 करोड़ की बात चल रही है। मैं बता दूं कि जो भी दुकानदार जिनका सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ से 1.5 करोड़ के आसपास तक है, वो कंपोजिशन स्कीम भी ले सकते हैं और 1% जीएसटी देकर इससे छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन अब ये कोशिश हो रही है कि जो बहुत छोटे दुकानदार हैं उनको रजिस्ट्रेशन का झंझट ना हो, लिहाजा इस टर्नओवर की लिमिट को भी बढ़ाने पर विचार हो रहा है। शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। एयर इंडिया ने अपने फ्लीट के बोइंग 787 और 737 विमानों में फ्यूल कंट्रोल स्विच लॉकिंग मैकेनिज्म की एहतियातन जांच पूरी कर ली है। एयर इंडिया क्रैश की जांच में फिलहाल फ्यूल कंट्रोल स्विच खास फोकस में है। ऐसे में कदम बेहद अहम माना जा रहा था और अब डिटेल्स ले लेते हैं रोहन सिंह से। तो रोहन बताएं पूरी खबर क्या है। एयर इंडिया ने स्टेटमेंट जारी किया है कि उन्होंने अपनी पूरी फ्लीट के बोइंग विमानों का जो फ्यूल स्विच लॉकिंग मैकेनिज्म है उसकी जांच पूरी कर ली है। एयर इंडिया के सारे बोइंग 787 और उसकी जो सब्सिडरी है एयर इंडिया एक्सप्रेस, उसके बोइंग 737 विमानों की पूरी सुरक्षा जांच की गई है। यह जांच डीजीसीए के आदेश के बाद शुरू की थी। 14 जुलाई को डीजीसीए ने यह आदेश दिया था कि सभी जो बोइंग विमान हैं उनमें फ्यूल स्विच मैकेनिज्म जो है उसकी जांच करनी जरूरी है। हालांकि उससे 2 दिन पहले 12 तारीख को ही एयर इंडिया ने यह जांच जो है एहतियातन रूप से खुद ही शुरू कर दी थी। और जो अच्छी खबर यह है कि इन सभी जांच में कुछ भी खराबी नहीं पाई गई है। सारा जो लॉकिंग मैकेनिज्म है वो सही पाया गया है। ये जांच इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो एयर इंडिया विमान हादसा हुआ है उसमें फोकस में है, उसकी जो जांच एआईबी ने की है उसके फोकस में है ये फ्यूल स्विचेस, उनकी जो पोजीशन है वो फोकस में है। फिलहाल ये जो पूरी जांच है ये पूरी कर ली गई है और एयर इंडिया की तरफ से इसकी जानकारी डीजीसीए को दे दी गई है। शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी के। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रिटेन दौरे की। प्रधानमंत्री कल यानी बुधवार को ब्रिटेन के 2 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से भी मुलाकात करेंगे। लंदन में पीएम मोदी और स्टारमर के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी। बैठक में भारत यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, रक्षा जैसे मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री किंग चार्ल्स से भी मुलाकात करेंगे। आपको बता दें प्रधानमंत्री की 4थी ब्रिटेन यात्रा है। The Prime Minister will be embarking on an official visit to the United Kingdom tomorrow, the 23rd of July, for discussions during the visit with the Right Honourable Sir Keir Starmer, the Prime Minister of the United Kingdom. And during the visit, he will also call on His Majesty King Charles III. There is also during the visit interaction that is planned with business leaders both from India and the United Kingdom. भारतीय सेना के लिए अमेरिका से खरीदे गए अत्याधुनिक अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की पहली खेप भारत पहुंच गई है। 3 अपाचे हेलीकॉप्टर्स को AN-124 कार्गो विमान से हिंडन एयरबेस पर उतारा गया है, जिन्हें जल्द ही राजस्थान के जोधपुर में तैनात किया जाएगा। भारत ने अमेरिकी कंपनी बोइंग से कुल 6 हेलीकॉप्टर खरीदे हैं, जिनमें से ये पहली खेप है। आपको बता दें इससे पहले 2020 में 22 अपाचे हेलीकॉप्टर मिल चुके हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर आधुनिक कम्युनिकेशन, नेविगेशन और टारगेटिंग सिस्टम से लैस है, जो दिन रात और खराब मौसम में भी दुश्मन पर सटीक हमला करने की क्षमता रखते हैं। ये हेलीकॉप्टर 30 मिलीमीटर चेन गन, हेलफायर मिसाइल और रॉकेट पॉड्स जैसे घातक हथियारों से भी लैस है और जमीनी लक्ष्यों को नष्ट करने में सक्षम है। 2006 के मुंबई सीरियल ट्रेन ब्लास्ट मामले में महाराष्ट्र सरकार ने सभी 12 आरोपियों को बरी करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई को सुनवाई की जाएगी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में 21 जुलाई को सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया था। अब बात मानसून की। देश के कई राज्यों में मानसून की भारी बारिश और मौसम की मार ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। भूस्खलन, बाढ़ और जलभराव की घटनाओं ने लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। देखिए रिपोर्ट।
देश के अलग अलग हिस्सों में मानसून कहर बरपा रहा है। कहीं भारी बारिश से तबाही मची है तो कहीं सड़कों पर दरिया बह रहे हैं। पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन और बाढ़ जैसे हालात ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। जगह जगह भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं ने स्थिति को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। नदियां, नाले और तालाब उफान पर हैं, जिसकी वजह से सड़कों पर पानी भर गया है। चंबा प्रशासन ने चेतावनी जारी करते हुए लोगों से नदियों और नालों से दूर रहने की अपील की है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। राजौरी जिले में गरहाली और सख्तोह नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति बन गई है। रिहायशी इलाकों में सड़कों से लेकर घरों तक पानी भर गया है, जिसके चलते लोग घरों में कैद हो गए हैं। राजौरी जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद करने की घोषणा की है। कारगिल से भी बादल फटने की खबर सामने आई है। असम की राजधानी गुवाहाटी में भारी बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत तो दी है, लेकिन जलभराव की वजह से कई मुसीबतें यहां पर लोगों को परेशान कर रही हैं। शहर के कई इलाकों में सड़कें पानी में डूब गई हैं, जिससे यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। लोगों को दफ्तर और अन्य स्थानों पर पहुंचने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन जलभराव को कम करने के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन स्थिति अभी सामान्य नहीं हुई है। तो मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।